Alright, so we'll start with electromagnetic induction level 1 questions, and as you can see, level 1 questions मतलब CET level questions, और here पहला ही question, it is from 2020 CET. So as you can see, a coil of n turns and resistance R ohm. हमारे पास एक coil है which has n turns. So we have a coil with n number of turns and total resistance is R, is connected in series with another resistance R by 2. तो इसको आपने कनेक्ट किया है in series with a resistance which is R by 2, right? इसका total number of turns कितना है n, resistance कितना है R. Good. So this is what you have. तो सबसे पहले समझ लो कि दो रेजिस्टेंसेस दे आर इन सीरीज. सीरीज में रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? एडिशन. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2. तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. और R1 कितना है? R1 कितना है? R. तो R1 इज R एंड R2 इज R by 2. तो टोटल 3R by 2. गुड. द कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन is moved for time t second. मतलब you are moving this combination, इसको आप मूव कर रहे हो for time t second. आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मूव करना मतलब क्या. तो थोड़ा मैं डिटेल में जाता हूँ. हमारे पास अगर एक कॉइल है एंड यू हैव मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड यू शुड नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. तो आपके पास अगर एक फील्ड है, समथिंग लाइक दैट, अगर आपके पास एक फील्ड है, तो फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन शॉर्ट. और अगर आप कॉइल को मूव कर रहे हो तो फ्लक्स चेंज होगा. जिनको फ्लक्स नहीं पता, इज देयर एनीवन हु डोंट नो व्हाट इज फ्लक्स? Flux is the number of lines passing through a given area perpendicular to the area. मतलब मेरे पास अगर एक given area है, इस given area में से कितने lines इस area को normally pass हो रहे हैं, that is flux. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक ये था, आपके पास एक कॉइल है, अगर ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना इन शॉर्ट. तो ये बेसिक पता होना चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है द कॉम्बिनेशन इज मूव्ड, मतलब ये जो कॉइल को, कॉइल जिसका रेजिस्टेंस R था और दूसरा रेजिस्टेंस R by 2, इसको जब मूव करोगे t टाइम के लिए तो फ्लक्स चेंज होगा. तो कॉम्बिनेशन इज मूव फॉर टाइम t सेकंड थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 to phi2. मतलब इनिशियल फ्लक्स कितना था? phi1. फाइनल कितना है? phi2. द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज, तो सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, तो मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं. तो यू शुड नो रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट. मतलब आपके पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R था, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स थे n. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस R by 2. और आपने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया. यू आर कंप्लीटिंग दिस सर्किट एंड देन यू आर मूविंग दिस थ्रू सम रीजन. Initial flux था phi1 and then you are moving this coil through some region जहां पे flux है phi2. तो you have more flux here. तो flux यहाँ पे है phi1 and you have phi2. तो initial flux कितना है? Initial flux phi1 है. Then you are moving this coil. इस coil को जब move करोगे तो ये phi1 से कहाँ जाएगा? phi2 में, right? तो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट, मतलब ईएमएफ ऑफ कोर्स. देन तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट. तो बेसिक ओहम्स लॉ. व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल टू IR. यहाँ पे आप बोलते हो E इक्वल टू IR, R इक्विवेलेंट. तो I इज E अपॉन R इक्विवेलेंट. इक्वेशन नंबर 1. अगर आपको E मिल गया, R तो फाइंड करके रखा है 3R by 2. तो अगर आपको E मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. E कैसे फाइंड करते हो? d phi by dt. Not really d phi by dt, it is minus d phi by dt. This is equal to, और याद रखो
ये जो फ्लक्स है फाइव इज फॉर सिंगल टर्न, हमारे पास कितने टर्न्स है n टर्न्स, तो n से होगा मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू माइनस n d5, मतलब चेंजिंग फ्लक्स फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए t टाइम के लिए, तो ये मिल गया आपको e, ये माइनस n अंदर ले लो तो e मिल जाएगा आपको n माइनस फाइव टू, मतलब फाइव वन प्लस और फाइव टू माइनस अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड वेल बाय द वे इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास r इक्विवेलेंट भी है विच इज e, और ये आ जाएगा 3r/2, मतलब 2 जाएगा ऊपर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 यू हैव e इक्वल टू, सॉरी i फाइंड करना है, तो i इक्वल टू, तो i इक्वल टू e अपॉन r इक्विवेलेंट 2e by 3r, 2 by 3r, 2 by 3r, और e कितना है n, 5(1) minus 5(2) अपॉन t, तो ऐसा कुछ आना चाहिए, देख लो होगा तो 2, यस 2n 5(1) minus 5(2) अपॉन 3r t, ऑप्शन नंबर B, so this is how you are supposed to solve this question. Next question, the length of solenoid is L, तो सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है ये पता होना चाहिए, तो सोलेनॉइड मतलब यू हैव अ बेस, एक कोर सिलेंडर होता है और इसके ऊपर वाइंडिंग होते हैं, तो यू शुड नो सोलेनॉइड मतलब यू हैव अ कोर और इसके ऊपर वायर वाउंडेड होता है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, गुड, तो यू हैव वायर हियर, और इस सोलेनॉइड का लेंथ आपको बता दिया है L है, एंड वाइंडिंग्स आई एम जस्ट पुटिंग, वाइंडिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, लेंथ कितना बोला है आपको L, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मतलब this distance, this is how much L, तो जो डिस्टेंस है this is L basically, ये डिस्टेंस आ गया L, one end to other end डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ, आगे बोला है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज L whose windings मतलब वायर आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी D, तो जो वायर है उसका डेंसिटी D है, कोर का नहीं वायर का, एंड रेजिस्टिविटी रो, द वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज R, मतलब जो वाइंडिंग की ऐसा टोटल रेजिस्टेंस कितना है R, द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज, इंडक्टेंस, तो अगर आपको याद होगा आपने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, व्हाट हैपेंस इज हमारे पास एक कॉइल है, राइट, then you should remember the flux linked with the coil, इस कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है ये इसके खुद के करंट पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि जब जब करंट होगा करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना मतलब अगर आप इस कॉइल को देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एट दिस कॉइल और यू सी द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, उसी कॉइल को आप दूसरी साइड से देख रहे हो तो वही करंट आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, मतलब दिस साइड इज बिहेविंग लाइक साउथ पोल, तो ये साइड होगा साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल, मतलब जब करंट एक कॉइल में से पास होगा तो कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, वन फेस एक्ट्स एज नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल, राइट, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग एट साउथ, जैसे ही करंट बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L इनटू I, इस L को आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट, अदरवाइज सेल्फ इंडक्टेंस, तो दो नाम है, इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हो,
सेल्फ क्यों? क्योंकि करंट खुद उसी कॉइल में चेंज हुआ, उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ और उसी में क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ. सेल्फ मतलब इफ an EMF is induced in the coil due to the change in the current in the same coil, that is why it is called as self. तो ये L जो होता है इसको बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस. आपको L फाइंड करना है. तो अगर आपको L फाइंड करना है तो L का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. यू शुड नो L इक्वल टू, डू यू रिमेम्बर, इट वाज समथिंग म्यू 0 n स्क्वायर area by L into L by A. Are you sure? इसके लिए मैंने बोला था कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. सेल्फ इंडक्टेंस म्यू 0 n स्क्वायर A by L है या L by A है? A into L है. तो do you remember something like this? राइट. तो ये L क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी. करेक्ट? सही है. म्यू 0 n स्क्वायर A into L था क्या ये? यस और नो? यस. तो ठीक है, चेक करते हैं. अब हमें फाइंड क्या करना है? L. हमें फॉर्मूला पता है म्यू 0 n स्क्वायर A into L. गुड. व्हाट इज दिस A? एरिया किसका? एरिया सोलेनॉइड का एरिया या फिर वायर का एरिया? किसका एरिया? तो यू शुड नो दिस. चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल रीच टू सॉल्यूशन. थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि सॉल्व कैसे करते हैं. तो हमको और भी कुछ बताया है. क्या बताया है? वायर का डेंसिटी, उसका रेजिस्टिविटी एंड उसका रेजिस्टेंस. मान लो ये जो वायर है इसका टोटल लेंथ है x. तो लेट अस से let x be the total length of wire. Total length of wire. Right. मतलब अगर इस वायर को मैं अनवाइंड करता हूँ, खोल देता हूँ, तो इसका लेंथ कितना होगा? x. डू यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी? इस पर हम बाद में आएंगे. इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है? Resistance of a wire is directly proportional to length of the wire. Length को क्या बोला है? x divided by area of cross section of the wire. तो R equal to resistivity rho x by A. ये रेजिस्टिविटी है, ये डेंसिटी नहीं है. उन्होंने रेजिस्टिविटी बोला है रो, डेंसिटी को क्या बोला है? D. अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो RM, RM, RM एंड RM. मतलब R is रेजिस्टेंस एंड M is मास. किसका मास? वायर का मास. तो आपको R into M लगने वाला है. तो पहले R into M फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज R? रो x by A. व्हाट इज M? मास. व्हाट इज मास? डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी को क्या बोला है? D बोला है. करेक्ट. तो रो मत लिख देना क्योंकि रो इज फॉर रेजिस्टिविटी, डी इज फॉर डेंसिटी, व्हिच इज इक्वल टू रो एक्स बाय ए. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वायर? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि वायर जो होता है ना, अगर आप वायर को देखोगे तो वायर नॉर्मली लुक्स लाइक अ सिलेंडर. तो वायर जो होता है इट इज अ सिलेंडर विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो वॉल्यूम निकालना है तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. गुड. तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. किसका लेंथ? वायर का लेंथ. लेकिन वायर का लेंथ को क्या बोला है हमने? x बोला है. तो a x एंड d. दिस इज व्हाट यू हैव. यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे कुछ कर पाओगे. यहाँ तक क्लियर? तो RM क्या आ गया आपके पास? रो x स्क्वायर a कैंसल d. तो you will get R into M equal to रो x square d. तो यहाँ से x square क्या मिल गया? RM by रो d. तो x क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ RM by रो d.
तो लुक, कम से कम थोड़ा सा पास में हम आ गए। हाँ, RM/ρd ऐसा कुछ दिख तो रहा है हमको मिनिमम, राइट। एंड रिमेंबर CET लेवल क्वेश्चन है, बहुत सारे मिसप्रिंट्स होते हैं उसमें, तो डोंट वरी, हमारा अंडर रूट आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे। गुड। तो आपको कम से कम लेंथ मिल गया, किसका लेंथ है? वायर का लेंथ है। हमें फाइंड क्या करना था? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंडक्टेंस इज μ0 n² A into L, wait, let us say L या X। तो जब आप सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन डिराइव करते हो, तो ये L, व्हाट इज दिस L बाय द वे? से लेंथ ऑफ द कोर होता है या लेंथ ऑफ वायर होता है? लेंथ ऑफ कोर होता है, गुड, लेंथ ऑफ कोर होता है, गुड। देन व्हाट इज A? व्हाट इज A? एरिया, किसका एरिया? सोलेनोइड का एरिया, ठीक है, सोलेनोइड का एरिया देखते हैं। μ0 n² A, व्हाट इज A? πr² L। थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन यू शुड ऑल्सो लर्न। व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, गुड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था ना, वो क्या था वो समझ लो। स्मॉल n इज n/L, तो n/L का स्क्वायर, गुड। तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखोगे? n²/L², एक L और एक L कैंसल। तो जब मैंने नीचे L लिखा था, इसका मतलब ऊपर कैपिटल N है, वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो वो बहुत सारे बुक्स में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे स्मॉल n लिख दिया, दैट इज नॉट स्मॉल n, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज कैपिटल N, तो ये याद रखना, दैट इज कैपिटल N। तो अब हमें एक फॉर्मूला तो मिल गया, L इक्वल टू μ0 n²/L and πr², राइट। अब क्या करेंगे इसके आगे? x तो ढूंढ के रखा है आपने, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर को मैंने ओपन कर दिया, तो उसका लेंथ कितना था? x। लेकिन जब मैंने वाइंड किया है, वाइंडिंग किया मतलब मैंने उसको सर्कल बनाया है। व्हाट इज सर्कल? 2πr। हमने L लेंथ का एक वायर लिया, उसको सर्कल बना दिया, तो क्या लिखते हो? L इक्वल टू 2πr, क्योंकि क्या बना दिया आपने? सर्कल। यहाँ पर सर्कल तो बनाया ही है, लेकिन कितने टर्न्स दिए? n, तो टोटल टर्न्स कितने आए? n, तो x इज 2πr इंटू n। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो यहाँ से n क्या मिलेगा आपको? n विल बी x अपॉन 2πr, राइट। तो अभी धीरे धीरे समझेगा कि x में पहले आया था रूट, लेकिन n में आता है x, लेकिन हमारे इक्वेशन में आता है n का स्क्वायर। तो L will be equal to μ0 n², but what is n? Yes, तो x अपॉन 2πr का स्क्वायर और 1/L πr², गुड। तो यह आ जाएगा μ0 x² अपॉन 4π² πr²/L, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो दिस इज μ0 अपॉन 4πL x का स्क्वायर। व्हाट वाज x? RM/ρd, रूट का स्क्वायर इज पावर 1, करेक्ट। ऐसा कुछ होना चाहिए, μ0/4πL RM/ρd, μ0/4πL RM/ρd। तो अब वेट अ मिनट, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये मुझे ऐसा घुमा घुमा के बताना पड़ता है क्योंकि बेसिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे एक बार, तो शॉर्टकट भी है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हमारे पास एक सोलेनोइड था, और ऑफ कोर्स यू नो कि सोलेनोइड पे देयर आर वाइंडिंग्स, तो इसके ऊपर हमने वाइंडिंग्स करके रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हियर इज n,
हमको पूछा है व्हाट इज द इंडक्टेंस, रेडियस ऑफ दिस इज आर, लेंथ ऑफ दिस इज एल, राइट। तो इंडक्टेंस एल इक्वल टू, फॉर्मूला पता होना चाहिए अब, म्यू जीरो कैपिटल अगर एन लिखते हो तो एन स्क्वायर बाई एल और यहाँ पे ए, करेक्ट। अगर स्मॉल लिखते हो तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, तो स्मॉल मत लिखो, डायरेक्टली कैपिटल लिखो। गुड। देन ये जो वायर है, वायर के लेंथ को हमने क्या मान लिया था, एक्स, लेकिन वायर को क्या किया, वाइंडिंग किया, मतलब उसको क्या बनाया, सर्कल बनाया। कितनी बार बनाया, n टाइम्स बनाया। तो n क्या आएगा, x अपॉन 2 पाई, ये r है, तो दिस इज r, एज यू शुड नो कि दिस इज r ओवर हियर, दिस इज r। तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन 2 पाई r। गुड, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो L इक्वल टू म्यू जीरो बाई एल n का स्क्वायर, बट n इज x अपॉन 2 पाई r का स्क्वायर और साथ में है a इज पाई r स्क्वायर। तो L इक्वल टू म्यू जीरो बाई एल, राइट, x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और r स्क्वायर और पाई, यहाँ पे एक पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल। तो म्यू जीरो बाई एल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ तक आ गया। अब x मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि म्यू जीरो बाई 4 पाई एल, म्यू जीरो बाई 4 पाई एल दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। देन x कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड x। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, करेक्ट, राइट। देन इसके बाद क्या किया था, इसके बाद डू रिमेंबर, यस, r इंटू एम, r इंटू एम। तो रो x बाई ए मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो रो x बाई ए वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, कैंसिल एंड कैंसिल। तो आपको मिल गया आर एम इक्वल टू रो एक्स स्क्वायर डी। तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एम बाय रो डी, राइट। तो एक्स को डायरेक्टली मिल गया, आर एम बाय रो डी, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा म्यू जीरो बाय 4 पाई एल, 4 पाई एल आर एम बाय रो डी, आर एम बाय रो डी। ऐसा ऑप्शन जहां मिले दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। गुड। All right, so let us move to next question. A step-up transformer has 300 turns of primary winding and 450 turns of secondary winding. A primary is connected to 150 volt and current flowing through it is 9 ampere. The current and voltage in the secondary are. जिनको ट्रांसफार्मर नहीं पता तो पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है वो देख लेते हैं। So transformer, in that case आपके पास एक कोर होता है रेक्टेंगुलर शेप में, तो यू हैव अ रेक्टेंगुलर फ्रेम हियर, नॉर्मली सॉफ्ट आयरन का होता है नॉर्मली। सो सॉफ्ट आयरन बेसिकली इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने देता है इन शॉर्ट। तो आपके पास एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, इस पे दो आर्म्स पे यू हैव, in two arms you have windings, or let's take it like this। तो हमारे पास एक वाइंडिंग इस साइड पे होगा, दूसरा अपोजिट साइड पे होगा। अब डिपेंड करता है कि स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप अप? हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, अगर हमको 220 वोल्ट से ज्यादा चाहिए तो उसको बोलते हैं स्टेप अप। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे प्राइमरी के अक्रॉस, इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं वो भी समझ लो, जिसको आप इनपुट देते हो उसको बोलते हो प्राइमरी, है ना। हमारे घर में जो सोर्स आएगा, मैंने अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया, बाय द वे ये जो एम्पलीफायर है
या बहुत सारे सर्किट्स होते हैं उसमें इनबिल्ट ट्रांसफार्मर होता ही है। तो इनपुट कहाँ दे रहे हो, जो घर में सप्लाई हो रहा है, तो दैट इज एसी इनपुट, राइट। कितना होता है ये 220 वोल्ट, इंडिया में 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी है। देन आउटपुट कहाँ से लोगे, आउटपुट लोगे यहाँ से। और अगर आपको आउटपुट 220 वोल्ट से ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, इसको बोलते हो सेकेंडरी, इसको बोलते हो प्राइमरी, राइट। देन ये जो कोर है ये क्या काम करता है, ये फ्लक्स को पास होने देता है, क्योंकि करंट किसमें है, प्राइमरी में। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक होना चाहिए, इसलिए ये कोर होता है। तो कोर बेसिकली गिव्स द वे इसको, फ्लक्स को, किसके फ्लक्स को, प्राइमरी के फ्लक्स को, किसके साथ लिंक होने के लिए, सेकेंडरी के साथ लिंक होने के लिए। इतना बेसिक पता होना चाहिए। अब you should remember equations also, you should remember what are equations of transformer. well, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं पता तो पहले वो पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर आइडियल केस बोल रहा हूं मैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इफिशिएंसी होता है 1। व्हाट इज इफिशिएंसी, फिजिक्स के कोई भी कॉन्टेक्स्ट में इफिशिएंसी ऐसा वर्ड आया, इट इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या लोगे, पावर ही लोगे ना, इनपुट क्या दोगे, पावर दोगे। तो इफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये एफिशिएंसी है। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी कितना, 1, मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। और आउटपुट पावर या इनपुट पावर, इलेक्ट्रिक करंट के केस में पावर डिफाइन कैसे करते हो, V इंटू आई, तो वोल्टेज इंटू करंट। आउटपुट वोल्टेज कहां से है, सेकेंडरी से, इन और आउटपुट करंट किसका, सेकेंडरी का। तो VS IS इक्वल टू VP IP, राइट। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है। आइडियल के केस में इफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, 1। मैं बार बार वही बता रहा हूं, तो यू शुड नो दिस। यहां से व्हाट यू कैन से फ्रॉम हियर इज VS अपॉन VP इक्वल टू IP बाय IS। तो ये बेसिक इक्वेशन पता होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो ऑलवेज व्हाट इज ट्रांसफार्मर इक्वेशन। व्हाट इज ट्रांसफार्मर इक्वेशन, VP by VS equal to NP by NS. VP by VS is voltage across primary, VS is voltage across secondary, NP is number of turns in the primary and NS is number of turns in the secondary. और ये हमने अभी अभी देखा, ये होता है IS by IP। तो ये पता होना चाहिए, इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें टर्न्स कितने हैं, 300, किसमें, प्राइमरी में। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कितना दे दिया, 300। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितना दे दिया, 450, राइट। अब प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट, मतलब बीपी कितना है, 150 है, राइट। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब करंट इन द प्राइमरी कितना है, 9 एम्पियर है, राइट। The current and voltage in the secondary are, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, current in the secondary and voltage in the secondary, right। तो definitely ये यूज करोगे। क्या क्या पता है आपको, NPNS ये पता है, ये पता है, राइट। और क्या पता है, VP, और क्या पता है, IP। क्या फाइंड करना है, VS और IS, सिंपल। तो what you should do is, पहले इसका एक पार्ट यूज कर लो, इस इक्वेशन का इतना पार्ट यूज करो। इतना पार्ट यूज करोगे तो यू विल गेट VP बाय VS इक्वल टू NP बाय NS, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, VS। तो VS क्या आएगा, NS बाय NP इंटू VP। व्हाट इज NS, 450, दिस इज 300, दिस इज 150, सिंपल।
सिंपल सिंपल 152 जा 153 जा 1 जा 75 जा 75 3 जा कितना होता है 225 करेक्ट राइट है ना राइट है यस 225 है 225 है क्या ऑप्शन में 225 एंड 225 और हमारे यहाँ पे इनपुट 220 होता है लेकिन इन्होंने कितना बताया है 150 तो इनपुट में 150 आउटपुट में 225 मतलब स्टेप अप तो हो गया तो आंसर इज करेक्ट ये तो करेक्ट है अब दूसरे केस में क्या फाइंड करना है आपको IS तो सेकेंड पार्ट यूज करो सेकेंड पार्ट यूज करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा IS इक्वल टू NP बाय NS into IP what is NP 300 number of turns in primary is 300 and what is NS 450 what is IP 9 2 and 3 1 and 3 कितना 6 एम्पियर अब एक चीज याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्टेप अप होता है लेकिन करंट स्टेप डाउन होता है तो इनपुट करंट कितना था 9 आउटपुट कितना है 6 तो बराबर है तो 225 वोल्ट एंड 6 एम्पियर ऑप्शन नंबर डी ओके so next question which is oral this is based on concepts तो नीट में आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो which are based on concepts तो metal rings P and Q तो दो metal ring है P and Q are lying in the same plane where current I is increasing steadily the induced current in metal rings is shown correctly in which of the following figure तो ऐसा है आपके पास एक वायर है इस वायर में से करंट पास भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है एंड यू हैव टू मेटल रिंग्स एक रिंग है P और दूसरा रिंग है Q जो वायर के ही प्लेन में है राइट तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड करंट तो आपको इसके लिए बेसिक्स पता होना चाहिए बेसिक्स additionally you should know what is right hand thumb rule अगर याद होगा you have to imagine the wire to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled if the thumb अगर हमको करंट का डायरेक्शन देता है तो कर्ल्ड फिंगर्स देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसा कर लो ऐसा करोगे तो नीचे वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड तो वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड इनसाइड मतलब आप डिनोट करते हो क्रॉस से मतलब क्यू रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड और ऊपर देखोगे तो इट इज कमिंग आउटसाइड राइट दिस इज आउटसाइड गुड तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि करंट अगर चेंज होगा तो फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी फील्ड की वैल्यू चेंज होगी बोला है ना करंट इज स्टेडीली इंक्रीजिंग करंट इंक्रीज होना मतलब फील्ड इंक्रीज होना मतलब P और Q दोनों के साथ फ्लक्स जितना भी लिंक्ड होगा इट इज चेंजिंग देयर इज फ्लक्स हियर यहाँ पे बहुत फील्ड लाइंस है तो इधर फील्ड लाइंस जैसे करंट बढ़ेगा वैसे फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे फील्ड लाइंस बढ़ेंगे मतलब फ्लक्स चेंज होगा मतलब क्या इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट कैसा होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट जिसने प्रोड्यूस किया उसी को उसने अपोज कर दिया राइट तो ये एज यू कैन सी डॉट एंड क्रॉस डॉट मतलब कमिंग आउटसाइड क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ तो डॉट मतलब कमिंग आउटसाइड मतलब नॉर्थ से कहाँ जा रहा होगा साउथ में राइट तो डॉट का मतलब क्या समझे आप दिस इज नॉर्थ सही है राइट और क्रॉस मतलब क्या समझे आप साउथ किसका नॉर्थ एंड साउथ ओरिजिनल फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था वायर ने प्रोड्यूस किया था राइट करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी फील्ड चेंज होगा
तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। और ये करंट कैसा होना चाहिए? इट शुड अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। कॉज कौन था? ये फील्ड। कौन सा फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। इसको उल्टा, इसका अपोज करने वाला, इसका अपोज करने वाला मतलब जो फील्ड बनेगा किस वजह से बनेगा? इंड्यूस करंट की वजह से बनेगा। उसमें क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? साउथ, और ये क्या होना चाहिए? नॉर्थ। साउथ पोल कब बनता है? व्हेन द करंट इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल कब बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ दिखता है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस समझा देता हूँ एक बार। दिस इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड और नीट में यू शुड एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन। ऐसा है, there are three things that you should know. Number one, whenever flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. EMF induce होना मतलब करंट इंड्यूस होना। यहाँ पे हमको बताया है लेफ्ट टू राइट करंट इज मूविंग एंड इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। लेकिन नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हो तो वायर के ऊपर फील्ड इज कमिंग आउट, वायर के नीचे फील्ड इज गोइंग इनसाइड। आउट मतलब नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर का साइड हो गया नॉर्थ, नीचे का हो गया साउथ। इसका ओरिजिनल फील्ड का, राइट। ये ओरिजिनल फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है किसके साथ लिंक्ड है? पी और क्यू के साथ। तो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट। ये करंट कैसा होना चाहिए? जो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करे। ओरिजिनल फील्ड का जहां नॉर्थ था वहां पे क्या बनेगा? साउथ। किसका साउथ? जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका। लेकिन साउथ कब बनता है? जब करंट इज क्लॉकवाइज। तो ऊपर करंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज। नीचे करंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। डन? गुड। तो लिखने की जरूरत तो है नहीं बिकॉज दिस इज जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन। गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। अगला क्वेश्चन। A 220 volt input is supplied to a transformer. हमारे पास एक 220 वोल्ट इनपुट है। यू आर सप्लाइंग दिस टू अ ट्रांसफॉर्मर। तो सिंपल है बीपी, क्योंकि इनपुट इज टू प्राइमरी। कितना है? 220 वोल्ट। आगे क्या बोला है आपको? आगे आपको बताया है द आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब आई एस कितना है? 2 एम्पियर, राइट। 2 एम्पियर एट 440, एट 440 मतलब कौन से टाइप का हो गया ये? स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप अप। वेरी गुड। इफ द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर टू दैट ऑफ इनपुट पावर, इसको क्या बोलते हैं बाय द वे? इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मतलब इफिशियंसी कितना दिया है? 0.8। देन द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग इज, तो व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग? जोक। व्हाट इज आउटपुट पावर? Vs into Is. What is input power? Vp into Ip which is equal to 0.8. हमें फाइंड क्या करना है? करंट Ip, तो प्राइमरी का करंट, तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज Vs? Vs is 440, Is is 2, Vp is 220 और Ip करना है फाइंड is equal to 0.8, 1 and 2 करेक्ट। तो ये आ गया 4 अपॉन 0.8 इक्वल टू IP। दिस इज 4 अपॉन 8 इंटू 10 पावर -1, -1 ऊपर जाके +1, 1 एंड 5 जा। तो व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी? 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। 2019 CET का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। An ideal transformer converts 220 volt to 3.3 kilovolt AC to transmit a power of 4.4 kilowatt. If primary coil has 600 turns, then alternating current in secondary coil is 2018 CET. तो as you can see बहुत सारे क्वेश्चंस किस पे आ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर।
मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज ट्रांसफार्मर। तो क्या क्या दिया है, इनपुट वोल्टेज Vp इज हाउ मच 220 वोल्ट्स, और आउटपुट कितना दिया है 3.3 किलो वोल्ट, 3.3 किलो मतलब 10 पावर 3, राइट। तो दिस इज हाउ मच 3300 वोल्ट, राइट। टू ट्रांसमिट अ पावर कितना 4.4 किलोवाट, उसके देखते हैं बाद में। इफ प्राइमरी कॉइल हैज 600 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 600, then alternating current in secondary coil is how much, right? तो ये समझना पड़ेगा what do you mean by to transmit a power of, ट्रांसमिट करना मतलब भेजना, कहाँ से कहाँ भेज रहे हो, प्राइमरी से सेकेंडरी। तो ये 4.4 किलोवाट ये पावर किसका है, प्राइमरी का, सिंपल। तो पावर ऑफ प्राइमरी विच इज इनपुट पावर, तो इनपुट पावर is 4.4 kilowatt, kilo मतलब 10 power 3, so 4400 watt. This is what they are telling you. Then what will you do? Ideal transformer, मैंने क्या बताया था, efficiency 1 मतलब input power is equal to output power, ideal transformer. So for an ideal transformer, ऑफ कोर्स आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इफिशिएंसी 1 होता है, इसके लिए इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। इनपुट पावर मतलब वीपीआईपी, लेकिन वो तो दिया है, कितना दिया है 4400 वाट इक्वल टू आउटपुट पावर वीएस आईएस। क्या दिया है आपको, वीएस दिया है ना 3300 वोल्ट, फाइंड क्या करना है आईएस। तो 4400 ये आ गया 3300, राइट, 3 एंड 4, तो IS इज 4/3, ये तो पता होना ही चाहिए। 4/3 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मटेरियल, वाटर, राइट, दिस इज वाटर, तो 1.3333 समथिंग, तो ऐसा होना चाहिए 4/3, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना 4/3, अभी हमें ऑप्शन में तो 4/3 दिया था, अभी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया होता तो इट इज 1.33। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू coils P and Q are kept near to each other when no current flows through coil P and current increases in coil Q at a rate 10 ampere per second. The EMF in coil P is 15 millivolt. When coil Q carries no current and current of 1.8 ampere flows through coil P, the magnetic flux linked with the coil Q is। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में बोला क्या है, आपके पास दो कॉइल्स है, कॉइल P and coil Q, both are kept very near to each other, P and Q। आगे बोला है when no current flows through coil P, case 1, when no current flows through P मतलब IP is 0 and current increases in the coil at a rate of 10 ampere per second, मतलब diq by dt, rate of change of current in Q is how much 10 ampere per second। The EMF induced in coil P, करंट किसमें चेंज हुआ Q में, EMF इंड्यूस किसमें हुआ P में। तो ये केस कौन सा हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेरी गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए EMF इंड्यूस्ड इन विच कॉइल, P कॉइल, कितना है 15 मिलीवोल्ट, करेक्ट। उसके बाद बोला है when Q carries no current, मतलब केस 2, केस नंबर 2, when Q carries no current मतलब IQ equal to 0, right,
एंड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर फ्लो थ्रू कॉइल पी। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बताया स्टेडी करंट है। किसमें स्टेडी करंट है? पी में। कितना है? 1.8 एम्पियर का। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज, मतलब जब पी में करंट फ्लो होगा तो पी अपना एक फील्ड बनाएगा और वो फील्ड क्यू के साथ भी लिंक्ड होगा। तो कितना फ्लक्स लिंक्ड है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। देन हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड? इफ यू रिमेंबर, फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ? क्यू के साथ। पर क्यू में तो करंट है नहीं, तो फ्लक्स किसका होगा? P का इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन P। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसे ही होता है ना, फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द अनदर कॉइल, वही केस है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद Q, phi Q is equal to M, where M is coefficient of mutual induction into IP। पर IP तो पता है, M पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो M यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए वैसे, याद है, फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विद P इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन Q, राइट? ऐसे था ना, ऐसे था। रिवीजन इज नेसेसरी। डू यू रिमेंबर EMF induced? What is Lenz's law? Right. Or what is Faraday's second law? Yes. So EMF induced in P is equal to coefficient of mutual induction M into rate of change of current in Q. आप डिफाइन करते वक्त ही बोलते हो, क्या बोलते हो? What do you say is, अगर याद होगा, coefficient of mutual induction M is the ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in another coil. Correct? What is EMF induced in P coil? कितना था? 15 millivolt. 15 millivolt. 10 power minus 3. What is rate of change of current in second coil? 10 ampere per second. तो 10 2 and 3 जा, तो ये कितना आ गया? 3 into 10 power minus 3 मिल गया M? Yes. So what is the value of M? 3 into 10 power minus 3. What is current in the P coil? 1.8. What is 1.8 into 3? हाँ, 3/2। ओके, चलो 3/2 क्या फर्क पड़ता है? 2 ये आ गया 0.9। व्हाट इज 0.9 into 3? 2.7। तो 2.7 into 10 power minus 3। करेक्ट? ये क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स किस में मेजर करते हो? वेबर। 10 power minus 3 मतलब मिली, तो 2.7 मिली वेबर। तो 2.7 मिली वेबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। Okay, next question. Magnetic flux passing through a coil is initially मतलब initial flux कितना दे दिया? 4 into 10 power minus 4 Weber. It reduces to 10% of its original value. Reduces to 10%, by नहीं, reduces by 10% मतलब बच गया 90%। reduces to 10% मतलब 10% बचा है किसका? ओरिजिनल का। तो फाइनल फ्लक्स इज 10% ऑफ इनिशियल फ्लक्स। 10% मतलब 0.1 होता है स्ट्रेट अवे। 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 1 का 10% 0.1। तो परसेंट को वैसे भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? बाई 100। तो 10/100 मतलब कितना होगा? 0.1। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ज्यादा सोचना नहीं इसके आगे। 10% बोला अगर है तो स्ट्रेट अवे लिख देना 0.1 ऑफ इनिशियल।
तो 0.1 ऑफ इनिशियल मतलब क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ 10 का पावर -5 हो जाएगा। तो जहां पे 4 इंटू 10 पावर -4 था, वहां पे 4 इंटू 10 पावर -5 होगा। ये हो गया फाइनल फ्लक्स। आगे आपको बोला है कितने टाइम में हुआ, ये t सेकेंड में हुआ। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0.72 मिलीवोल्ट, then the time t is a simple question. What is E? d phi by dt. Good, right? So you know what is E? 0.72 millivolt, मतलब 10 power -3. What is d phi? Final minus initial upon time t, right? So 0.72 into 10 power -3 मतलब 72 into 10 power -5. फाइनल फ्लक्स कितना था, 4 into 10 power -5। इनिशियल कितना था, -4। अब याद रखना यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो टाइम, और फाइनल वैल्यू है इनिशियल से कम हो, तो टाइम आएगा नेगेटिव। लेकिन टाइम होता है क्या नेगेटिव, नहीं। तो यहाँ पे फैराडे सेकंड लॉ नहीं, लेंज लॉ, मतलब माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, नहीं तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, एंड टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऐसा है, t को शिफ्ट कर दो, इसमें से 4 इंटू 10 पावर -4 निकाल दो कॉमन, यहाँ पे बच गया 10 पावर -1, मतलब कितना, 0.1 -1 अपॉन पॉइंट, सॉरी 72 इंटू 10 पावर -5। तो यह आ जाएगा t इक्वल टू, दिस इज 0.9 माइनस के साथ, दिस इज -0.9 माइनस एंड माइनस प्लस, तो 4 इंटू 0.9, 0.9 मतलब 9 इंटू 10 पावर -1, और -4 ऑलरेडी था, तो -5 अपॉन 72 into 10 power -5, 10 power -5, 10 power -5 cancel, 4 9 are 36, 36 by 72, 1 by 2, this is 1 by 2, 1 by 2 मतलब half a second, 0.5 second is the time, तो 0.5 होना चाहिए आंसर में, ऑप्शन नंबर सी। All right, so next question. Two coils A and B have metal inductance. Metal inductance तो नहीं हो सकता, म्यूचुअल हो सकता है, so this is not metal inductance, this should be mutual inductance. Okay, 2 into 10 power -2 Henry. If the current in the primary is I equal to 5 sin of 10 pi t, क्योंकि करंट इज अल्टरनेटिंग, तो डायरेक्टली बताने की जगह पे आपको इक्वेशन बता दिया। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, तो करंट इन द प्राइमरी आईपी इज 5 sin of 10 pi t। यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज I0, where I0 is peak value, मैक्सिमम वैल्यू पता है ना, साइन है, मतलब करंट कैसे चेंज हो रहा है, लाइक अ साइन वेव, लाइक अ साइन वेव, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड कितना है, 5। देन आपको पूछा है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, इफ यू रिमेंबर, इज म्यूचुअल इंडक्टेंस into rate of change of current in the primary coil। primary coil कौन सा है, A coil, राइट? तो primary coil है A coil, तो इसको मैं बोलूंगा IA। तो जो पहला coil है that is A। A coil में करंट चेंज होगा, राइट, और B coil में होगा EMF इंड्यूस्ड। तो सिंपल सिंपल, ये इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको पता होने के लिए कि करंट को आप इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिख सकते हो। सिंपल, व्हाट इज n, 2 into 10 power -2, व्हाट इज IA, 5 sin of 10
पाई टी। इसमें से 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ, भाग, 5 इंटू 2 10, और 10 पावर -2 के साथ बाद में कर लूंगा कैंसिल। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, कॉस ऑफ 10 पाई टी डिवाइडेड बाय कि मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय किसमें करते हो, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई, ऐसा आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 10 पाई टी। तो पता होना चाहिए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल 10 पाई टी, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 10 पाई। तो ये आ गया आपका 10 और 10 पावर -2, 10 पावर -1 और ये 10 गया, ये आ गया 10, ये आ गया 10 100 और 10 पावर -2 गया गया गया, क्या बचा, पाई, सिर्फ बचा पाई, बराबर cos ऑफ 10 पाई टी। आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, पाई, क्यों, क्योंकि मैंने इसके लिए ही बताया था आपको इक्वेशन, I इक्वल टू 5, मतलब 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू किसकी, करंट की, यहाँ पे क्या है EMF, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, 5, आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, joke, two different coils of self-inductances L1 and L2 are placed close to each other so that the effective flux in one coil is completely linked with the other. पहले कॉइल का फ्लक्स कंप्लीटली दूसरे के साथ, दूसरे का फ्लक्स कंप्लीटली पहले के साथ लिंक्ड है। इफ M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस देन, ये तो हमने थ्योरी में डिराइव किया है, अंडर रूट ऑफ L1 into L2, तो इसको वापस से करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थियरी क्लासेस में यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, वैसे ठीक है। अगर नहीं याद होता, समझो याद नहीं है, तो 11th का पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, अब होता क्या है, M ये होता है हेनरी में, राइट, M इज मेजर्ड इन हेनरी, L इज आल्सो मेजर्ड इन हेनरी, क्योंकि दोनों इंडक्टेंस है, सिर्फ एक है म्यूचुअल, एक है सेल्फ। ऑप्शन नंबर 1, L1 by L2 मतलब हेनरी बाय हेनरी, क्या हो गया, डायमेंशनलेस, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस डायमेंशनलेस होता है क्या, नहीं, तो ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी इनटू हेनरी मतलब हेनरी का स्क्वायर, म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी स्क्वायर होता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी इनटू हेनरी का स्क्वायर, हेनरी रेज़ टू 4, ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सी। वैसे सोचोगे तो हेनरी इनटू हेनरी इज हेनरी स्क्वायर का रूट इज हेनरी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो we will not put our time in deriving this again, तो आपको ये पता होना चाहिए it comes from theory, तो theory को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी नहीं याद हो तो डायमेंशनल एनालिसिस। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, अंडर रूट ऑफ L1 into L2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L of a coil of 100 turns if a current of 5 ampere produces a flux of 5 into 10 power -5। तो अब ऐसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे दिए 100, करंट कितना दे दिया 5, फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो गया 5 into 10 power -5 वेबर। फाइंड क्या करना है, तो डू यू रिमेम्बर flux is proportional to current, flux total is equal to L into I. What is flux total, is number of turns into flux linked with each turn, correct, this is equal to L into I, तो L क्या आएगा N phi by I, सॉरी N की वैल्यू कितनी 100,
फ्लक्स कितना 5 into 10 power minus 5 I 5 cancel and cancel. What is this? 10 raised to minus 3. What is 10 raised to minus 3? Milli. So it is milli Henry. तो कितना मिली हेनरी 1 मिली हेनरी. ऑप्शन नंबर next question is same type. When a current of 2 ampere is passed through a coil of 100 turns, flux associated is 510 power minus 5. Find the self-inductance of the coil. Exactly the same. Shift changes in the value of current. So straight away L is equal to N5 by I. N कितना है 100. Phi कितना है 5 into 10 power minus 5. Current कितना है 2. Right. 5 by 2 is how much 2.5. 100 into 10 power minus 5 is 10 power minus 3. So 2.5 milli Henry. मतलब option number C. Good. So no need to write it down because it's the same. So value अलग है. Next question is again something that you do in theory classes. तो अगर theory आपने अच्छे से देखा होगा तो ये इसका आंसर पता होगा. B L square omega by 2. When a rod of length L is rotated with angular velocity omega. हमारे पास एक रॉड है, हम इस रॉड को रोटेट कर रहे हैं. वी आर रोटेटिंग इट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. राइट. कहाँ पे? इन अ परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. मतलब यहाँ पे आपके पास एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आप इसको रोटेट कर रहे हो. तो व्हेन यू रोटेट इट तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. तो जब आप उसको रोटेट करोगे तो द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. अभी ये रोटेट हो नहीं रहा है, हाँ हो गया. तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ. और आपको पता होना चाहिए जब आपके पास एक रॉड हो, एंड बाय द वे इसको एक पॉइंट पर पिवोट करते हो, मतलब फिक्स कर देते हो और फिर रोटेट करते हो. तो व्हेन यू हैव अ रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट अवे इट इज ऑप्शन नंबर बी. बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2. ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी किया है तो ये आपको पता होना चाहिए. वी विल नॉट गो इनटू डेरिवेशन अगेन. यू शुड नो. कैसे किया था मैं वो बता देता हूँ. आई गिव यू हिंट. क्या किया था? पिवोट था, यहाँ पे पिवोट था. तो यू हैव अ पिवोट ओवर हियर. पिवोट मतलब पिवोट पता है? पिवोट फिक्स करते हो लेकिन यू अलाउ इट टू रोटेट. राइट. फिर हमने क्या किया था? हमने बोला था टोटल लेंथ है इसका L. फिर हमने बोला था कि R डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लो. कितने डिस्टेंस पे? R. और इस एलिमेंट का थिकनेस कितना है? dr. फिर अगर आपको याद होगा तो जब आप लेंज लॉ या फिर फैराडेज सेकंड लॉ को डिराइव करते हो उसमें एक स्टेप आता है E इज इक्वल टू BLV. फिर वो इस पे अप्लाई करते हो. आप बोलते हो कि जब रॉड रोटेट होगा तब dr जो एलिमेंट हमने अज्यूम किया है वो भी रोटेट होगा. तो इस dr एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा. कितना होगा? DE. क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस तो स्मॉल. L की जगह पे क्या लिखते हो? dr. यहाँ पे लिखते हो dr. राइट. देन यू से दैट लेकिन ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर. रोटेशनल मतलब सर्कुलर. V की जगह पे क्या लिखोगे? R ओमेगा. फिर बोलोगे लेकिन रॉड रोटेट हो रहा है तो रॉड पूरा का पूरा रोटेट होगा ना, कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा? पूरा होगा. फिर आप बोलोगे कि रॉड बहुत सारे एलिमेंट से बना है. बहुत सारे एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुए? 0 से लेके L तक. फिर आप इंटीग्रेट कर देते हो 0 से लेके L तक. उसमें क्या क्या कांस्टेंट था? B कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट था, तो उसको रखोगे बाहर. राइट. नहीं बोलते बोलते कर ही दिया हमने तो कोई बात नहीं. एनीवेज
तो you should remember it is b omega integration r is r square by 2, r square by 2 कहां से कहां तक, 0 से l तक, तो b ओमेगा l square by 2, हमने कैपिटल L लिखा है, उन्होंने स्मॉल l लिखा है, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये थ्योरी से कोई रिवाइज करना है, बट ऐसा होता है, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, a transformer is used to light a 100 watt and 110 volt lamp from a 220 volt mains, mains मतलब input, तो what is voltage at the input, मतलब voltage at primary is 220 volt, a transformer is used to light, एक बल्ब लगाया है, तो आउटपुट कहाँ है ट्रांसफार्मर का, बल्ब पे है, तो 100 वाट ये आउटपुट पावर है, तो आउटपुट पावर कितना है, 100 वाट है, राइट, और आउटपुट पे वोल्टेज कितना है, 110, तो व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टेज, 110, राइट। इफ द मेन करंट मतलब प्राइमरी करंट कितना है, प्राइमरी करंट 0.5, if the main current is 0.5 ampere, the efficiency of the transformer is, efficiency, what is efficiency, output power upon input power, what is output power, what is input power, VPIP, simple, right, what is VP, 220, what is IP, 0.5, what is 220 into 0.5, 110, 110, राइट, तो 100 अपॉन 110 मतलब 10 अपॉन 11 मतलब रफली 0.9, तो 90%, 0.9 मतलब कितना परसेंट, 90%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a coil is opened then L and R become, joke, you know, open circuit मतलब resistance is infinite, ओपन सर्किट करना मतलब रेजिस्टेंस इनफिनाइट होना, क्योंकि सर्किट को ब्रेक कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, तो वायर टच नहीं है, टच नहीं है मतलब करंट को रास्ता नहीं है, करंट को रास्ता नहीं है मतलब हायर पोजीशन है, मतलब कितना पोजीशन है, इनफिनाइट, राइट। तो इफ द कॉइल इज ओपन्ड देन द वैल्यू ऑफ एल एंड आर, पक्का, ये तो पक्का है, आर की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक आएगा। एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 to 0, हाउ डू डिफाइन एल, हाँ लेकिन यू सी व्हाट इज एल, ठीक है, ओके, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एल, बट ई इक्वल टू आई आर, सही है, ई इक्वल टू आई आर ना, वेरी गुड, गुड, तो आई इज 5 बाय एल और यहाँ पे आएगा आर, गुड, देन हमें क्या फाइंड करना है, आर की एल, तो एल फाइंड करना है, तो एल क्या आएगा, 5r बाय टी, करेक्ट। अब आप बोलोगे आर इंफिनिटी तो एल भी इंफिनिटी, हाँ वैसा नहीं होता, तो क्या करेंगे, आर का तो क्वेश्चन नहीं है, व्हाट हाउ विल यू सॉल्व फॉर एल, which another formula do you remember for L, Lenz law, what is Lenz law, E equal to minus, हाँ ठीक है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, आगे E equal to minus डी फाइव बाई डी टी, E equal to 5 एल आई, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, गुड, आगे सही तो बोल रहे हो, आगे L इक्वल टू, अगर मैं मॉड लेता हूँ मॉड, तो E अपॉन डी आई बाई डी टी, when you have infinite resistance does any current flow, मतलब करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट चेंज होगा क्या,
तो क्या आएगा 0, राइट। 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो इससे क्या आ रहा है इंफिनिटी, राइट, करेक्ट। तो इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, पक्का पक्का, या फिर कुछ और अल्टरनेट भी हो सकता है। कैन यू हैव जीरो वैल्यू फॉर एल? और फॉर्मूला बताओ एल का। व्हाट वाज वन मोर फॉर्मूला वाज देयर? क्या था और एक फॉर्मूला? कुछ तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो n इंटू 5 इक्वल्स टू एल है, वो तो वही था ना, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, वो तो हमने लिखा ऑलरेडी। देन अकॉर्डिंग टू द आंसर की दे आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी, म्यू जीरो, यस, एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए। यू कैन नॉट यूज दिस, क्यों? क्योंकि आपको ए का पता नहीं, एन का पता नहीं। हाँ, एल भी है, आई डोंट केयर फॉर एल। क्या पता है आपको, क्या पता है? आर, व्हाट इज आर? इंफिनिटी। अगर आर इंफिनिटी है तो एल क्या आएगा? हाउ डू यू सॉल्व फॉर दिस? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, E इक्वल टू आई आर, वो तो मैंने किया था ना। आगे, हाँ आर इंफिनिटी है तो E इंफिनिटी हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। आई क्या है? आई जीरो, आई जीरो। क्या फाइंड करना है आपको? एल। एल कहाँ है इक्वेशन में? इसको जीरो बोल दिया, हाँ, E इज जीरो, ये सही है, ठीक है। as R is infinity, current is zero, तो E is also zero। थोड़ा ट्रैक पे आ गए। अब क्या फाइंड करना है? L। which is the formula which connects E and L? which is the formula? E equal to L di by dt, तो L equal to E upon di by dt। if E is zero, L is zero, तो ऑप्शन नंबर बी। डी आई की तो बात होगी नहीं, क्योंकि करंट चेंज होगा ही नहीं। करंट चेंज क्यों नहीं होगा? सर्किट ही ओपन है तो करंट कहां से चेंज होगा, राइट। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन ई जीरो होगा बिकॉज ऑफ दिस, तो एल इज आल्सो जीरो। ऑप्शन नंबर बी, गुड। तो वी आर डन विथ आवर टारगेट ऑफ 15 क्वेश्चंस।